आज है 1 मई। 1 मई मतलब मजदूर दिवस। मजदूर दिवस जो मजदूरों के शोषण, दमन, पीड़न के खिलाफ सतत संघर्षों के बाद, तमाम मजदूरों की शहादत के बाद कुछ अधिकार प्राप्त हुए मजदूरों को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग मनाते हैं। ये 1887 में शिकागो में गोली चली थी, उसमें हमारे तमाम साथी शहीद हुए। उनकी याद में हम यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन 1886 से लेकर के आज तक जो परिस्थितियां बदली हैं, उसमें आज कुछ ज्यादा ही विषम स्थिति आ गई है। आज हम हमारे मजदूर सरकारों से तो लड़ सकते थे, लेकिन आज स्वरूप बदल गया है। आज सरकारों पर भी कारपोरेट हावी हो गया है और कारपोरेट के हित में तमाम नियम कानून बनाए जा रहे हैं और श्रमिकों का शोषण, दमन, पीड़न पहले से कुछ ज्यादा हो गया है। 8 घंटे हम लोग ये काम का अधिकार मांगे थे, मिला था, लेकिन आज की तारीख में 12 घंटे अनिवार्य कर दिया गया है। और 12 क्या, कुछ मजदूर तो 24 घंटे काम करने के लिए बंधुआ मजदूर की स्थिति में आ गए हैं। अपने जोमेटो के हैं, ये जो जिग वर्कर लोग हैं वो हैं, और उसके बावजूद काम नहीं मिल रहा है मजदूरों को। सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है। और सरकारें एक दूसरे को लड़ा करके केवल एन के प्रकार सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना लगी हुई है। तो ऐसे हालत में हमारे भारत के किसानों ने अभी 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और उसमें इस बार पहली बार है। और ये सुखद संयोग है कि किसान संगठन भी इनके साथ जुड़े हैं। तो देशव्यापी ये सारा मजदूर तबका, मजदूर किसान एक साथ मिलकर के अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करने जा रहा है। ऐसे में आज का यह मई दिवस कुछ विशेष अपना महत्व रखता है। हम इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एटक की महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर। अमरजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ सीकर से जुड़े हैं जितेंद्र सिंह सोढ़ी साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं अजित कुमार सिंह जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं एटक के, आपका स्वागत है। और साथी आते रहेंगे। तो हम पहले शुरुआती टिप्पणी के लिए चलते हैं कॉमरेड अमरजीत कौर के पास। आज की उपयोगिता, आज की प्रासंगिकता मई दिवस की, और उस हालत में जबकि 20 तारीख को ऐसी कौन सी स्थितियां आ गई कि देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और उसमें ये किसान लोग भी शामिल हो गए हैं। अमरजीत कौर जी। आनंद जी, आपने अपनी भूमिका में कहा कि आज मई दिवस है, उसकी सेलिब्रेशन है, तो पूरे देश भर में उस काम को किया जा रहा है। लेकिन आज केवल सेलिब्रेशन नहीं, अहद भी है, प्रतिज्ञा भी है कि 20 मई की हड़ताल की तैयारी को और मजबूती से करना है। और इस हड़ताल में मजदूरों और किसानों ने अपनी एकता दिखाते हुए पूरे औद्योगिक हड़ताल, शहरों में हड़ताल और गांव में ग्रामीण बंद जैसी स्थिति को पैदा करना है। ये भी आपने ठीक ही कहा कि सरकार कारपोरेट्स की सुन रही है, लेकिन सरकार मजदूर आंदोलन से, किसान आंदोलन से घबराती है, ये भी सच है। अगर मजदूरों से उनको खौफ नहीं होता, डर नहीं होता, तो 4 लेबर कोड क्यों लेके आते? 4 लेबर कोड जो वो लेकर के आए हैं, इसीलिए आए हैं कि मजदूर आंदोलन उनकी नीतियों का विरोध करेगा जो प्रो कारपोरेट नीतियां हैं और दुनिया की फाइनेंस पूंजी जो है, वित्त पूंजी है, उसके आगे सिर झुकाने की और उनके लिए फैसिलिटेट करने की नीतियां हैं। उन नीतियों के विरोध में जो मजदूर के विरुद्ध जाती हैं, जो किसान के विरुद्ध जाती हैं, आम जनमानस के विरुद्ध जाती हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट आता है, उसके निजीकरण की तरफ बढ़ा जाता है और इनइक्वालिटी, गैर बराबरी और बढ़ जाती है, महंगाई भी बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। उन सारी समस्याओं को गिनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इस सीमित समय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको मालूम है कि ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के रूप में ट्रेड यूनियंस उनकी इन नीतियों के विरोध के लिए सड़कों पे उतरेगी। इसलिए इनकी यूनियंस को बनाने देना या यूनियंस की रिकॉग्निशन को बने रहने देना या उनकी रजिस्ट्रेशन को बने रहने देना, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग के हथियार को बने रहने देना, उनके हड़ताल के हथियार को बने रहने देना और उनकी कंसिलिएशन एडजुडिकेशन के सिस्टम, उनके लेबर कोर्ट सिस्टम्स का बने रहना और उनका सड़कों पे आकर के सरकार को चुनौती देना
और नीतियों को बदलने की लड़ाई को मजबूत करना, इसके लिए तैयार होना। अगर इन सब चीजों से उनको खतरा नहीं होता तो फिर वो लेबर कोड नहीं लाते। इसलिए वो लेबर कोड इसीलिए लाए हैं कि ये सब कुछ जो 150 वर्षों के संघर्षों से मजदूरों ने इस देश में हासिल किए, श्रम कानून, उनको कैसे तोड़ा जाए, रोका जाए, क्योंकि ये फॉर्मिडेबल फोर्स है जो सरकार के साथ टक्कर ले सकती है। तो इसलिए कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी नीतियां हैं। तो कॉर्पोरेट्स के आगे झुक के मजदूर विरोधी ये लेबर कोड्स लाए गए हैं और उसमें लिखा ही ये है, फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो सरकार छुपा कुछ नहीं रही है, सच बोल रही है कि बिजनेस को ईज करने के लिए मजदूरों के कानूनों में परिवर्तन लाने की जरूरत है, इसलिए वो ला रहे हैं। तो वो लेबर फ्रेंडली नहीं है, एम्प्लॉयर फ्रेंडली कानून है। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया अपने संघर्षों को बढ़ाने का, क्योंकि सरकार ने डेमोक्रेसी का पूरा हनन किया हुआ है। ट्रेड यूनियंस के साथ कोई चर्चा नहीं किया जब लेबर कोड्स के चेंजेस को ड्राफ्ट करना था या कोड्स को ड्राफ्ट करना था। बायलैटरल टॉक भी नहीं की और ट्राइलेटरल टॉक जो ट्राइपार्टिज्म होता है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के जरिए से, वो 10 साल से नहीं हुई है। तो हिंदुस्तान की ये प्रेसिडेंस रहा है कि आपने किसी भी लेबर लॉ में चेंज करना है तो उसके स्टेक होल्डर्स वर्कर्स हैं, तो उनके यूनियंस से आप बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, चर्चा के बाद फिर आप ट्राइपार्टिज्म करेंगे जिसमें मालिकों की भी सुनेंगे, यूनियंस की भी सुनेंगे और गवर्नमेंट बताएगी कि वो क्यों चेंजेस लाना चाहते हैं और सबकी सुनने के बाद एक मिनिमम एग्रीमेंट बनेगा। तो इस सारी प्रोसेस को भी सरकार ने अनदेखी किया और जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया बिल्स को, उनमें से खास करके 3 को, एक को पहले कर लिया था, कोरोना टाइम में किया, जब हमारा मजदूर सड़कों पे पैदल चल रहा था, एक्सीडेंट्स में मर रहा था, उसके ऊपर केमिकल छिड़के जा रहे थे, उनके माथों पे कालिक से लिखा जा रहा था कि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट को तोड़ रहा हूं, भूखों प्यासे मरते पड़ते वो अपने गांवों में पहुंचे वापस। उस पीरियड में जब ट्रेड यूनियन सड़कों पे नहीं आ सकती थी क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा था, तब ये सरकार कोड्स लेके आई। तो क्यों डरती है मजदूरों से? डरती है तभी तो कोड्स ऐसे टाइम में लाई, हम सड़क पे नहीं आए, हम कम गिनती में ही सही हम सड़कों पे आए, हमारे पे केस बने, हम उन केसेस को लड़े, लेकिन हम सड़कों पे आए। तो ये बड़ा स्टील थ्री चोरी चुपे जिस ढंग से लाए, तो पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं हुई। होल ऑफ द अपोजिशन उन दिनों वॉकआउट पे चल रही थी और गवर्नमेंट उन दिनों में कोड्स लेके आई। इसलिए नटशेल में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन कोड्स को वो आज तक लागू नहीं कर पाए क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ट्रेड यूनियंस का प्रेशर है, रीजनल पार्टीज के ऊपर भी ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रेशर है। रूल फ्रेमिंग सब स्टेट्स में हो नहीं पाई और वो रूल्स को नोटिफाई कर नहीं पाए और इन्होंने कहा हम 1 अप्रैल को इन कोड्स को लागू करने वाले हैं। तो 18 मार्च को हमने कन्वेंशन ली ट्रेड यूनियंस की और हमने ये कहा जिस दिन लेबर कोड्स को नोटिफाई करेंगे वेरी नेक्स्ट डे हम उसकी प्रतियां जलाएंगे पूरे देश के अंदर, हम इन कोड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ हमने 20 मई की हड़ताल का निर्णय लिया क्योंकि 20 मई की हड़ताल केवल लेबर कोड्स पे नहीं है, साथ में पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज को बचाने के लिए भी है, 26,000 न्यूनतम वेतन पे भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेने के लिए भी है और उसके बीच में निजीकरण के मुद्दे भी हैं, ग्रामीण जो रोजगार योजना है उसके दिन बढ़ाने की, वेतन बढ़ाने का प्रश्न भी है, शहरों में भी उस किस्म की योजना को हासिल करने का प्रश्न भी है। इस तरीके से बहुत सी मांगे 17 सूत्री डिमांड है जिनमें सबसे टॉप पे लेबर कोड है। तो हमने 20 मई की हड़ताल का निर्णय लिया और जब हमारी संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत हुई, हमने उस कन्वेंशन में जो किसानों का ये जो नया दर्द था कि वही 3 काले कानून नए रूप से ये मंडी कानून के रूप में फिर से लेके आए, मार्केटिंग के सिलसिले में एक स्कीम लेके आए, तो वो इसके अपोजिशन में मैदान में उतरने के लिए अपनी रणनीति बना रहे थे। हमने उसको भी 18 मार्च के अपने डिक्लेरेशन में शामिल किया। उसके बाद हमने उनको अप्रोच किया कि हम इकट्ठे मजदूर और किसान इसमें मूव कर सके और उस पे एसकेएम ने अपने यहाँ निर्णय लिया। 20 तारीख को उनकी मीटिंग थी, 20 अप्रैल को,
और उन्होंने फैसला लिया कि वो भी 20 मई को एक्शन पे उतरेंगे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि इस 1 मई के दिन पे आज हम अपने 20 मई के उस एक्शन को और किसान मोर्चा जो है उसके सहयोग से, समर्थन से, उनकी मांगों को भी साथ जोड़ते हुए और वो हमारी मांगों को अपने साथ जोड़ते हुए ग्रामीण बंद की तरफ बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक्शन होगा। चूंकि 1 मई की उपलब्धि आपने जिक्र किया आनंद जी की 8 घंटे के काम के लिए 1886 में शुरू हुई और 1919 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन नंबर 1 8 घंटे पे है। और आप देखिए नारायण मूर्ति जी कहते हैं 70 घंटे काम करो हफ्ते में, और एक सुब्रमण्यम जी आते हैं वो कहते हैं 90 घंटे काम करो। तो आप मजदूरों को फिर से अंग्रेजी राज में फेंकना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर काम के घंटों का कोई भी मालिकों पे अंकुश नहीं रहे और मजदूरों का शोषण किया जा सके। तो हम अपने जीते हुए अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। ये आज 1 मई का हमारा होगा और 20 मई की तैयारी के लिए हम इसमें पूरे जोर शोर के साथ प्रेरणा लेके निकलेंगे पूरे देश से जब हम दिवस को मना रहे होंगे। अमरजीत कौर जी के पास। अमरजीत कौर साहब, यह तो आपदा में अवसर की वो सरकार है और उसमें भी अब तो साफ हो गया कि ये भगोड़ी सरकार है। हमारा प्रधानमंत्री जब देश के सामने इतना बड़ा संकट उपस्थित है, पूरा देश गम में डूबा हुआ था और उन्होंने विदेश की यात्रा स्थगित करके आ गए। हम लोग सोचे कि कोई ये निर्णायक कदम उठाएंगे और ये चले गए बिहार, और बिहार के जनसभा में अंग्रेजी फूंक रहे थे और आज की तारीख तक इनका पता नहीं चला। तो ऐसी हालत में ये जो पूरा शोषण, दमन, उत्पीड़न का तो अब पूरा सिस्टम बदल गया। हम लोग तो सरकार से लड़ते हैं, लेकिन अब तो सरकार के हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। अब तो प्राइवेट लोग नौकरी दे न दे वो क्या कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में यह जो आप लोगों ने 20 तारीख का हड़ताल घोषित किया है, तो आप इसके लक्ष्य पर लड़ने का तरीका आप कैसे क्या सकती हैं? आनंद जी, मेरे से पहले अभी बात की जितेंद्र जी ने की और असित जी ने की। मैं उन्हीं पे थोड़ी टिप्पणी करते हुए आपकी बात पे आ रही हूँ। ये बात मैं ये कहूंगी कि पूरे दुनिया को, पूरी मानव सभ्यता को मानव अधिकार की सोच की जो रास्ता है, दिशा है, वो मजदूर आंदोलन ने दी। क्योंकि मजदूर आंदोलन ने सबसे पहले ये कहा था कि हम मानव हैं, जानवर नहीं हैं। इसलिए हमारे 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे परिवार के लिए होंगे। ये लड़ाई शुरू हुई थी 86 में। तो ये जो डिस्कोर्स है पूरी दुनिया में मानव अधिकार का, इसका श्रेय मजदूर आंदोलन को जाता है। दूसरी बात जो जितेंद्र जी कह रहे थे कि उग्रवाद, उग्र राष्ट्रवादी, ये पूरी दुनिया का फिनोमिना है। फांसीवादी ताकतें पूरी दुनिया में फिर से उठ रही हैं और ये तब उठता है और भी तेजी से जब पूंजीवाद संकट में आता है। तो अब इतने वर्षों से, कुछ डिकेड से दुनिया का जो पूंजीवाद है वो संकट को अपने को निपट नहीं पा रहा है। इसलिए उसको युद्ध भी जरूरी चाहिए, हथियारों की होड़ भी जरूरी चाहिए। और 52,000 से ऊपर तो अभी तक फिलिस्तीनियों को मार दिया है, लेकिन लोग समझ रहे हैं ये इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा ये वही नहीं है। मिडल ईस्ट के रास्ते से एशिया तक पहुंचते हुए अपने ट्रेड के रूट्स के ऊपर भी कब्जा करने की बात है और नेचुरल रिसोर्सेज पे भी पूंजीवादियों की तरफ से, साम्राज्यवादियों की तरफ से कब्जे की एक दिशा वो पकड़ना चाहते हैं। इसलिए उग्र राष्ट्रवाद पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में दिख रहा है। और हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती ये है कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा नहीं, बल्कि इतिहास उनकी दलाली की गवाही ज्यादा देता है, वो लोग आज हुकूमत में हैं। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ट्रम्प टैरिफ वारफेयर डिक्लेयर करे तो ये उसके आगे नाक रगड़े। तो हिंदुस्तान के कॉरपोरेट घरानों के साथ तो ये खड़े ही हैं, उसके साथ साथ दुनिया के कॉरपोरेट घरानों को हिंदुस्तान के बाजारों, बिजनेस को कब्जा करने का रास्ता भी ये देने की कोशिश कर रहे हैं। जब अभी ट्रम्प ने अनाउंस भी नहीं किया था तो हिंदुस्तान की वित्त मंत्री जो है अपने बजट में, नेचुरली प्रधानमंत्री की हाँ से ही अपने बजट में उन आइटम्स की इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही थी
जो अमेरिका से आनी है, और हिंदुस्तान की उन आइटम से जो उनकी तरफ जानी है उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा रहे। तो ये इनकी भक्ति साम्राज्यवादियों की सोच और अंतरराष्ट्रीय पूंजी के प्रति पड़ती है। इसलिए हम इस मई दिवस के मौके के ऊपर इन सारे मुद्दों को तो उठाएंगे ही, जो आर्थिक मुद्दे हैं, उसके साथ साथ इस बात को असर्ट करेंगे कि पहलगाम में हुई घटना की हम सब निंदा करते हैं, लेकिन सरकार अपनी असफलता का जवाब हिंदुस्तान को कब देगी? तुमने तो कह दिया था नोटबंदी पे कि आतंकवाद आज के बाद नहीं होगा, धारा 370 हटाई कि अब आतंकवाद पूरा खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड ले ली, कह दिया कि अब तो आतंकवाद झांकेगा भी नहीं, तो फिर सरकार कहाँ सो रही है? लेकिन हम अपने देश के अवाम को कहना चाहते हैं कि ये जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ये डाइवर्शन की टैक्टिक्स करते हैं। हम लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ज़ोरास्ट्रियन, नास्तिक, आस्तिक, हम सब लोगों ने एक रहना है और एक रह करके अपनी सांझी विरासत की रक्षा करते हुए अपने जो रोजमर्रा जिंदगी के मुद्दे हैं उन पे लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो नेचुरली है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट तो हमेशा पॉलिटिकल डायरेक्शन दिखाती रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, नेशन की मूवमेंट्स को भी दिशा दिखाती रही है, और ये ट्रेड यूनियन आंदोलन ने आजादी के आंदोलन के दौरान भी किया था, क्योंकि 1921 में जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी आईटीयूसी की झरिया में, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन ब्रिटिश साम्राज्यवाद से एटक से उठा था, वही एक राष्ट्रीय संगठन था उस समय, तो वहां से उठा था। और राष्ट्र की जो फ्रीडम मूवमेंट का प्लेटफॉर्म था, उन्होंने उसके 8 बरस बाद उसमें भी एटक और किसान संगठन और किसान आंदोलनकारी बार बार मांग करते रहे कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म इस नारे को पास करे। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमेशा संघर्षों का रास्ता भी दिखाती आई है, राजनीतिक तौर पे राजनीतिक शक्तियों को भी ललकारती आई है और राजनीतिक दिशा दिखाने का भी काम करती आई है। तो आज के दौर में ये सही बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक ये संदेश है, केवल सत्ता को संदेश नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये संदेश है कि जो मजदूरों के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो देश की अर्थनीति के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, ये है जो इस देश को बचा सकते हैं अगर इन मुद्दों के ऊपर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। बहरहाल जनता के स्तर के ऊपर मजदूरों और किसानों की एकता, और ये एकता और मजबूती से आगे बढ़े, ये एक राजनीतिक संदेश को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तैयारियां तो साथियों ने आपको बताई, जैसे बताया गया कि कोल सेक्टर में तो कोल वालों की 5 मई को सारी फेडरेशंस की एक कन्वेंशन भी है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया पे वो इस हड़ताल को कैसे कामयाब करना है उसकी तरफ बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के साथी ने तो कहा ही कि वहां तैयारी चल रही है। बैंक्स और इंश्योरेंस ऑलरेडी हड़ताल की घोषणा कर दिए हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो हड़ताल की घोषणा कर दिया है, उनका जो ज्वाइंट फ्रंट बना हुआ है उन्होंने भी हड़ताल की घोषणा की है। सेक्टर आफ्टर सेक्टर, हम स्टील में, कॉपर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हर सेक्टर के अंदर जो संगठित क्षेत्र है, फॉर्मल सेक्टर है, उसमें हम अप्रोच कर रहे हैं, जा रहे हैं फेडरेशन और एसोसिएशन के पास। इसी के साथ साथ जो असंगठित मजदूर है किसी भी स्वरूप में, उनको जिनको वॉलंटियर कहा जाता है, या जो असंगठित मजदूर दूसरे क्षेत्रों के हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, बीड़ी हो, हॉकर्स हो, वेंडर्स हो, होम बेस्ड वर्कर्स हो, छोटी फैक्ट्री का मजदूर हो, उन सब को हड़ताल पे उतारने के लिए सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो इस प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से स्लोगन दी हैं 20 मई की हड़ताल का, वो सभी अपने अपने जगह पे भी प्रयास कर रहे हैं और हम कलेक्टिवली भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हड़ताल तो बहुत अच्छे से इसकी हम तैयारी कर रहे हैं और हम पूरी आशा करते हैं कि इस बार की हड़ताल पहली हड़तालों से भी बढ़ चढ़ करके होगी, क्योंकि सरकार हर तरीके से नाकाम है और आप डाइवर्शन तो ये करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहलगाम पे कुछ करने की बजाय बिहार में पहुंच गए और वहां जाके अंग्रेजी में भाषण देने लगे। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो लगातार देश को अंग्रेजी वर्सेस हिंदी और हिंदी वर्सेस तमिल और हिंदी वर्सेस बाकी हमारी जो भारत की भाषाएं उसमें लड़ाने में लगी रहती है, वो जाके वहां अंग्रेजी में भाषण दे, असल में वो इलेक्शन का काम करने गए थे। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कास्ट सेंसस पे इन्होंने
बोल दिया है तो बड़े सीरियस हैं। वो सीरियस नहीं है इस इश्यू पे, बोल दिया है क्योंकि बिहार की इलेक्शन आ रही है और बिहार के अंदर कास्ट सेंसस किया था वहां की गवर्नमेंट ने, और उसको ये मान नहीं रहे थे और अब इनको कहना पड़ रहा है। तो ये सारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी है, कोई सीरियसनेस इसके अंदर नहीं है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट टोटली इस देश की जनता के प्रति गैर वफादार है। मैं ये कहूंगी देश के प्रति वफादार है, देश की आजादी और संप्रभुता के प्रति गैर वफादार है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत कर ली, 200 साल हमें बर्बाद किया और हमें इतने बरस लग गए लड़ने के लिए, आजादी को हासिल करने के लिए। इनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल यहाँ आके सब चीजों को कंट्रोल करने लग जाए और नई किस्म से हमारे देश के अंदर गुलामी थुक जाए, क्योंकि ये गुलामी को बर्दाश्त करने में, उसको अपने कंधों पे ढोने में बड़े माहिर लोग हैं और उसका प्रतिनिधित्व जो मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठे हैं। इसलिए इनको लोग आपस में लड़ें और धर्म के आधार पे बहस करते रहें और ये अपनी कॉर्पोरेट्स की दुनिया और देश के कॉर्पोरेट्स की सेवा में जुटे रहें, ये इनका एजेंडा है। तो इनके विपरीत हमारा एजेंडा है लड़ने का, संघर्ष करने का, और वही रंग दिखाएगा। 2024 की इलेक्शन में मजदूर और किसान ने जो अपने आंदोलन किए थे उसका इम्पैक्ट देखने को मिला कि 303 से 240 पे आ गए। बेईमानियां ना की होती तो 200 से भी नीचे इनकी सीटें आती। तो ये जो हम लड़ते हैं मैदान के अंदर, संघर्ष करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, उसका पॉलिटिकल आउटपुट निकलता है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर फेल हो रही हैं उसको निकालने में और उसको कैपिटलाइज करने में, तो वो उनकी सिर दर्द है। पर मजदूरों और किसानों की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से, जिन आंदोलन जीवी कहा, कोई हम कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए 20 मई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी तैयारी में हम जुटेंगे। और साथी ने याद कराया, आसित ने, 5 मई को आज यूसी डिमांड डे ऑन मिनिमम वेजेस हमने घोषित किया है। वो भी हम 5 को कंसंट्रेट करेंगे मिनिमम वेज पे और फिर 20 मई की हड़ताल पे दोबारा संकल्प के लिए कि हाँ 20 मई की हड़ताल के लिए आगे बढ़ो। तो आनंद जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया है कि आप जी अमरजीत जी निर्णायक व्यवस्था परिवर्तन का नेतृत्व और आंदोलन तो मजदूर करता है और किसान करता है, और इस बार पहली बार मजदूर और किसान दोनों इकट्ठा होकर के ये मैदान में उतरे हैं। हमें याद है 19 जनवरी 1981 को मजदूरों ने आह्वान किया था और पूरे देश के सारे लोगों ने उसको वेलकम किया और उसकी तैयारी। तो इस बार निश्चित रूप से 20 मई की जो हड़ताल होगी वो निर्णायक हड़ताल होगी, व्यवस्था परिवर्तन की हड़ताल होगी, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों के हितों के संरक्षण के लिए सत्ता परिवर्तन की हड़ताल होगी। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार फिर मई दिवस पर आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।